गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हाउ आर यू। स्टूडेंट, आपने अपने यूटी कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं आशा करता हूँ आपने जो सिलेबस में जो पढ़ा उसमें से ही आपने अच्छे अंक उस सिलेबस में उस सब्जेक्ट में जो है प्राप्त किए होंगे। आज हम पोस्ट साइंस का जो 6 लेसन जो सिटीजनशिप चल रहा था उसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, नागरिक और राष्ट्र। बेटा, नागरिकता या नागरिक जो होते हैं, किसी भी राष्ट्र के नागरिक होते हैं, वो अपने राष्ट्र को एक शक्तिशाली और सुदृढ़ जो राष्ट्र बनाने के लिए अपना योगदान कैसे कैसे देते हैं, और राष्ट्र अपने नागरिकों को जो है उनके विकास के लिए कैसे अपना योगदान देता है। तो आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। नागरिक और राष्ट्र एक सिक्के के दो पहलू ही माने गए हैं। राष्ट्र राज्य की अवधारणा आधुनिक काल में विकसित हुई। राष्ट्र राज्य की संप्रभुता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस के क्रांतिकारियों ने किया था। राष्ट्र राज्यों का दावा है कि उनकी सीमाएं सिर्फ राज्य क्षेत्र को ही नहीं राष्ट्र राज्यों का दावा है कि उनकी सीमाएं सिर्फ राज्य क्षेत्र को ही नहीं बल्कि एक अनोखी संस्कृति और साझा इतिहास को भी परिभाषित करती है। कहता है कि हमारी संस्कृति और इतिहास है, वो भी कहते हैं एक है। राष्ट्रीय पहचान को एक झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा या कुछ खास उत्सवों के आयोजन जैसे प्रतीकों से व्यक्त किया जा सकता है। अधिकतर आधुनिक राज्य अपने में विभिन्न धर्मों, भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं के लोगों को शामिल करते हैं। आधुनिक राज्य क्या करते हैं? विभिन्न धर्मों, भाषा, संस्कृति, परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, कहते हैं उसको शामिल करते हैं। लेकिन एक लोकतांत्रिक राज्य की राष्ट्रीय पहचान में नागरिकों को ऐसी राजनीतिक पहचान देने की कल्पना होती है जिसमें राज्य के सभी सदस्य भागीदार हो सकते हैं। तो लोकतांत्रिक राज्य की राष्ट्रीय पहचान में सभी लोगों जो हैं वो शामिल होते हैं, उनकी भागीदारी होती है। लोकतांत्रिक देश आमतौर पर अपनी पहचान इस प्रकार परिभाषित करने का प्रयास करता है वह यथासंभव समावेशी हो, यानी जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंग के रूप में खुद को पहचानने की अनुमति देता हो, कि वो व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता के आधार पर पहचाना जाता है, अपने नागरिकता के आधार पर पहचाना जाता हो। जैसे अमेरिकन है, चाइनीज़ है, पाकिस्तानी है, ये क्या है, अपनी नागरिकता के द्वारा ही पहचाने जाते हैं। लेकिन व्यवहार में अधिकतर देश अपनी पहचान को इस तरह परिभाषित करने की ओर अग्रसर हैं जो कुछ नागरिकों के लिए राष्ट्र के साथ अपनी पहचान कायम करना अन्यों की तुलना में आसान बनाता है। ये राज्य सत्ता के लिए भी अन्यों की तुलना में कुछ लोगों को नागरिकता देना आसान कर देता है। यह अप्रवासियों का देश होने पर गौरवान्वित होने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में भी वैसे ही सच है जैसे कि किसी अन्य देश के बारे में है। अब उदाहरण के स्वरूप हम समझेंगे, फ्रांस ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष और समावेशी होने का दावा करता है। यह यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं बल्कि उत्तर अफ्रीका जैसे अन्य इलाकों से आए नागरिकों को अपने में शामिल करता है। संस्कृति और भाषा इसकी राष्ट्रीय पहचान की महत्वपूर्ण विशेषता है और सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जीवन के सार्वजनिक पहलुओं में इसी फ्रांसीसी भाषा संस्कृति से आत्मसात हो जाएं। हाँ, वे अपने निजी जीवन में अपनी व्यक्तिगत आस्थाओं और रिवाजों को बनाए रख सकते हैं। यह एक समुचित नीति लग सकती है, लेकिन यह परिभाषित करना हमेशा आसान नहीं होता कि क्या सार्वजनिक है, क्या निजी है, और इसने कुछ विवादों को जन्म दिया है। धार्मिक विश्वास नागरिकों के निजी क्षेत्र का मामला माना जाता है। अब देखिए, आओ करके सीखें। इसमें आपने बेटा कुछ एक्टिविटी करनी है। क्या? अपने घर, विद्यालय या आसपास
कार्यकर 3 कामगार परिवारों का सर्वेक्षण करें। काम करने वाले जो 3 परिवार हैं उनका आपने जो सर्वेक्षण करना है, क्या वे कहाँ रहते हैं, आवास में कितने लोग रहते हैं, उन्हें किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, क्या उनके बच्चे विद्यालय में जाते हैं। अब देखिए इस तरह से आपने ये करना है। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनिमय अधिनियम 2014 के बारे में पता आपने करना है। अब चिंतन मंथन, देखिए जिम्बाब्वे में भूमि वितरण के बारे में प्रकाशित सरकारी आंकड़ों के अनुसार वहाँ लगभग 4400 गोरे परिवारों के पास लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। यह देश की कुछ कृषि योग्य भूमि का 32% हिस्सा है। लगभग 10 लाख काले किसानों के पास केवल 1.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, जो कुल का 38% भाग है। गोरे लोगों के पास जो जमीन है वह शिक्षित और उपजाऊ है, जबकि काले लोगों के पास कम उपजाऊ और अशिक्षित जमीन है। भूस्वामियों के इतिहास को खोजने से साफ पता चलता है कि लगभग 100 वर्ष पूर्व गोरे लोगों ने उपजाऊ जमीन स्थानीय निवासियों से अपने कब्जे में ले ली। गोरे लोग जिम्बाब्वे में पीढ़ियों से रह रहे हैं और अब स्वयं को जिम्बाब्वे वासी समझते हैं। जिम्बाब्वे में गोरों की आबादी कुल जनसंख्या की केवल 0.6% है। 1997 में जिम्बाब्वे के राष्ट्रीय रॉबर्ट मुगाबे ने 1500 बड़े फार्मों पर कब्जा करने की योजना की घोषणा की। जिम्बाब्वे के काले और गोरे नागरिकों के अपने दावों का समर्थन या विरोध करने के लिए आप नागरिकता के कौन कौन से विचार का उपयोग करेंगे। अब देखिए, लेकिन कई बार धार्मिक प्रतीक और रिवाज सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। फ्रांस के सिख छात्रों का स्कूल में पगड़ी पहनने और मुस्लिम लड़कियों की स्कूल वर्दी के साथ सिर पर दुपट्टा डालने की मांग के बारे में आपने सुना होगा। इससे कुछ स्कूलों ने इस आधार पर अमान्य कर दिया था कि यह सरकारी शिक्षा के सार्वजनिक क्षेत्र में धार्मिक प्रतीकों को लाने का मामला है। जिनके धर्म इस तरह के रिवाजों की मांग नहीं करते, उनको निसंदेह ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। साफ तौर पर यह राष्ट्रीय संस्कृति में शामिल होना कुछ समूह के लिए अन्य की अपेक्षा आसान होता है। नागरिकता के लिए नए आवेदकों को अनुमति देने की कसौटी हर देश में भिन्न होती है। नागरिकता प्रदान करने में इजराइल या जर्मनी जैसे देशों में धर्म या जातीय मूल जैसे तत्वों को वरीयता दी जाती है। बेटा, ये जर्मनी और जो इजराइल है वहाँ धार्मिक व्यवस्था है। एक समय तुर्की मजदूरों को जर्मनी में आने और काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। उनकी स्थायी मांग है कि जर्मनी में ही जन्मे और पले बड़े उनके बच्चों को अपने आप जर्मनी की नागरिकता मिल जानी चाहिए। इस पर आज भी बहस जारी है। ये प्रतिबंधों से संबंधित कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो समावेशी होने का दम भरने वाले लोकतांत्रिक देशों में भी लगे हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे। कल और इससे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।